तो लास्ट क्लास में जैसा आपको ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी कौन कौन सी, पहला हमने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगला पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों का चारों हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया था। लेकिन ऐसा देखा गया कि देखा क्या गया, आप इसको समझ भी सकते हैं कि जब हम लोग इस बात के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने चर्चा की थी कि भाई ए इंटरैक्शन, याद करिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में जहां पे हम लोगों ने बातचीत की थी, वहां पे ए इंटरैक्शन, बीबी इंटरैक्शन और थर्ड टाइप ऑफ इंटरैक्शन क्या बताया था, एबी इंटरैक्शन। तो ये जो पहला वाला इंटरैक्शन था ये कैसा इंटरैक्शन था, ये था सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, जबकि ये जो था वो किसकी तरह था, सॉल्यूट सॉल्वेंट। और इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर इन अदर वर्ड्स में ऐसा कह सकता हूं कि इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ दिखाएगा या फिर नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। अगर एबी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग था, अगर एबी इंटरैक्शन कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, तो बताइए वो नीचे अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। ऊपर नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा, तो वहां पे कैसा डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन। वेयर इसका उल्टा, यहां पे हमने कहा कि नहीं एबी इंटरैक्शन वीक है, एबी इंटरैक्शन वीक है मतलब वो आसानी से ऊपर, और ऊपर अगर चला गया तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और प्रेशर अगर ज्यादा लगाया तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट लॉ दिखाएगा। यानी अल्टीमेटली ये सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं तो इसको इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं कि इनके बीच में एसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन जैसी चीजें हो रही हैं। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तब क्या है, एसोसिएशन है, और जब वीक बॉन्ड है तो क्या है, डिसोसिएशन। लेकिन जब हम लोग ये चारों का चारों इक्वेशन लिखे थे तो उसमें क्या हमने एसोसिएशन और डिसोसिएशन फैक्टर को कंसीडर किया, हमने उसको कंसीडर नहीं किया। तो ऐसा देखा गया कि जो मास आप एक्चुअली कैलकुलेट कर रहे हैं और जो थ्योरेटिकली आया है उसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखा गया। उसी को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने मार्क किया, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, वेंटॉफ था। तो इन्होंने देखिए बहुत अच्छे से बताया कि देखिए अब तो आप कुछ गलती कर चुके, लेकिन जितना आपने पूरा डेरिवेशन किया है इस पूरे को नहीं बदल के सिंपली आप क्या कीजिए, मेरा एक वेंटॉफ फैक्टर वहां पे क्या कर दीजिए, इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा वेंटॉफ फैक्टर वहां इंट्रोड्यूस करिएगा, आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, काम में आएगा। बस आई से आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने वेंटॉफ फैक्टर का जो आई है, जिसको हम लोग वेंटॉफ फैक्टर बोलते हैं, उसको उन्होंने डिफाइन किया। तो आप सबसे पहले लिखिए एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि वर्ड कह रहा है एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड, मतलब जो नॉर्मल था उससे कुछ अलग आ रहा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, एबनॉर्मल बोल दिया। तो लिखिए उसका एक लाइन में डेफिनेशन लिखिए, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द सॉल्यूट which are inversely proportional to colligative properties, molecular masses of solute which are inversely proportional to colligative properties, ब्रैकेट में लिखिएगा ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ब्रैकेट बंद, विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आपने क्या लिखा बोलिए तो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन
एक मिनट, ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मस्ट हैव ब्रैकेट बंद करके लिखिए, मस्ट हैव different values from their normal values, different values from their normal values is known as abnormal molecular mass or observed molecular mass, abnormal molecular mass or absorbed molecular mass। तो ये जो फेनोमेना हुआ जहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप आपस में क्या किए, मिक्स किए, तो मिक्स होने पर या तो वो पॉलीमराइज कर जाए या फिर वो डिसोसिएट कर जाए, ये सारे फेनोमेना भी सॉल्यूशन में हो रहे थे। जिसको ध्यान जिस चीज के ऊपर ध्यान किसका गया, वेंटॉफ का गया, तो उन्होंने फिर अपना एक फैक्टर दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंटॉफ फैक्टर कहते हैं। उसी वेंटॉफ फैक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है वो लिखिए और उसका फॉर्मूला लिखिए। तो लिखिए वेंटॉफ फैक्टर, हेडिंग डालिए वेंटॉफ फैक्टर, राइट। वेंटॉफ फैक्टर, तो वेंटॉफ फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय, या वेंटॉफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, वेंटॉफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, लिखिए फुल स्टॉप। वेंटॉफ हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फैक्टर known as Ventoff has introduced a factor known as Ventoff factor to predict the nature of particular solute in the solution, to predict the nature of particular solute in the solution। वो कोई सॉल्यूट सॉल्यूशन में कैसे बिहेव कर रहा है, वो एसोसिएट कर जा रहा है कि डिसोसिएट कर जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है मॉलिक्यूलर मास में, उसको कंसीडर करने के लिए वेंटॉफ ने क्या किया, एक फैक्टर कंसीडर किया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेंटॉफ फैक्टर करते हैं। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। लिखिए उसके नीचे है आई इज इक्वल टू, यानी वेंटॉफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, राइट, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होल डिवाइडेड बाई जो इसके नीचे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नॉर्मल मतलब जो आपने कैलकुलेट किया था, और ऑब्जर्व्ड मतलब जो आपको एक्सपेरिमेंटली पता चला, उसके बीच का जो रेशियो है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वेंटॉफ फैक्टर आई कहते हैं। अब यहां से आप एक चीज देखिए, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा जब हम लोग MA निकालते थे किसके लिए, KB इंटू WA इंटू 1000 होल डिवाइडेड बाई WB इंटू डेल्टा TB। तो जो मॉलिक्यूलर मास था और जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपस में कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान आ रहा है। सिमिलरली आपने इसके बाद एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी देखा था कि जो आपका MA था उसका फॉर्मूला था KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइडेड बाई WB इंटू डेल्टा TF। यहां पर भी जो आपका मॉलिक्यूलर मास है और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो आपने ये लाइन ऊपर लिखा हुआ है कि अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्यों आया, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपस में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप में। तो अगर मैं इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉलिक्यूलर मास के टर्म में अगर डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर मास के टर्म में जब आई डिफाइन होता है तो क्या लिखते हैं, अब क्या लिखेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म से ऊपर क्या लिखे थे, ऑब्जर्व लिखे थे, और नीचे क्या लिखे थे, नॉर्मल। तो अभी क्या करेंगे, इनवर्स है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो आप लिखेंगे नॉर्मल या कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास होल डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर
मास। तो कुल मिलाकर ये आपका वेंट ऑफ फैक्टर बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आई कहते हैं। अब इसके नीचे नोट डाल के आप एक बात लिखिए, इसके नीचे नोट डाल के आप एक बात लिखिए। क्या है नोट? लिखिए नोट का पॉइंट नंबर 1, व्हेन i इज इक्वल टू 1, जब i किसके बराबर है, इसके बराबर 1 के बराबर है, तो क्या होगा, solute behaves normally in the solution, solute behaves normally in the solution, solute behaves normally in the solution, ये नॉर्मल बिहेवियर दिखाता है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 है, व्हेन i जो है वो क्या हो जाए, पॉइंट नंबर 2 कहता है व्हेन i इज ग्रेटर देन 1, i अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, राइट, सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, solute undergoes dissociation in the solution। और पॉइंट नंबर 3, when i is less than 1, तो आप क्या लिखेंगे, solute undergoes association in the solution, मतलब ये 3 बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि जब i इज इक्वल टू 1 है, यानी सॉल्यूशन नॉर्मली बिहेव कर रहा है, i ग्रेटर देन 1 है, थोड़ा सोच के देखिए, i क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1, i ग्रेटर देन 1 मतलब फॉर्मूले में जाइए, ऊपर क्या लिखा है, एबनॉर्मल, नीचे क्या लिखा है, नॉर्मल, मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में ऊपर क्या लिखा है, ऊपर लिखा है नॉर्मल और नीचे लिखा है एबनॉर्मल। नॉर्मल मतलब कैलकुलेटिव, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा यानी जो आपने कैलकुलेट किया है वो ज्यादा है और जो आया वो क्या है, कम है, यानी जो मास आप कैलकुलेट करके लाए वो कम निकला और जो आप माने जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए वो कम निकला और जो मास आप कैलकुलेट किए वो ज्यादा है, जो एक्सपेरिमेंटल निकला वो कम निकला। ऐसा तभी होगा जब सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। सॉल्यूट डिसोसिएट क्या मतलब, क्या सॉल्यूट डिसोसिएट का मतलब ज्यादा आसानी से कहां गया, ऊपर गया, ज्यादा आसानी से ऊपर गया तो प्रेशर अब बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसीलिए उसका जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो क्या निकला, कम निकला आपके कैलकुलेटिव मॉलिक्यूलर मास से। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि i ग्रेटर देन 1 में सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन को कैसे रिलेट कर रहे हैं हम लोग ए बी के बॉन्ड फॉर्मेशन से, ये लॉजिक क्लियर है? बोलिए तो एक बार और बोल दूं, सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन अगर कह रहा है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूट डिसोसिएट कर गया, सॉल्यूट डिसोसिएट कर गया मतलब आसानी से टूटा, आसानी से टूटा मतलब उसका ऊपर जाने का टेंडेंसी ज्यादा, ऊपर जाने का टेंडेंसी ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा मतलब मॉलिक्यूलर मास कम। कौन सा मॉलिक्यूलर मास कम, जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो गया, कम हो गया, किससे, जो आप थ्योरेटिकली क्या किए थे, कैलकुलेट किए थे। और अगर न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आई क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप अगर ये भी बात याद रख लीजिएगा तो आप आई को बड़ा या छोटा आसानी से खुद भी बता सकते हैं। अब मान लीजिए हमको नहीं पता आई लेस देन 1 है, पर हम जानते हैं कि मान लीजिए एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन मतलब जुड़ गया, जुड़ गया मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा तो प्रेशर कम लगाएगा, प्रेशर कम लगाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो जो कैलकुलेट करके आप लेके आए मतलब जो एक्सपेरिमेंटली आया होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, यानी अब डिनोमिनेटर क्या हो गया, पहले से बड़ा हो गया, और पहले से अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए न्यूमरेटर छोटा होगा तो क्या आंसर आएगा, आई इज लेस देन 1। क्लियर? तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आई को लेकर। इस पर ना खास करके असर्शन रीजन का सवाल बहुत पूछता है वो लोग, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर ज्यादा पूछा जाता है। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए,
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन, यानी इसको हेडिंग के तौर पे आप ये भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? आपने कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं? 4। कौन कौन सी? पहला आपने क्या पढ़ा था? पहला आपने पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसमें जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? फॉर्मूला आपने पढ़ा है P नॉट A या P नॉट B माइनस PB बाई P नॉट B इज इक्वल टू काई A, यही पढ़े थे। अब मॉडिफिकेशन में सिर्फ क्या लग जाता है, इसी फॉर्मूले में यहां पर I से आप क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी को I से आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो मॉडिफाइड फॉर्म में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? P नॉट बी माइनस पी बी बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू आई ए, वेयर I इज व्हाट, वेयर I इज व्हाट, क्या है I? वेंट ऑफ फैक्टर। पहला लिख लिए, बढ़े आगे। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में जो फॉर्मूला पढ़े थे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर द फॉर्मूला बिकम्स डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई टाइम्स केबी इंटू एम। बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला क्या पढ़े थे? थर्ड, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। क्या पढ़े थे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एन। यहां पे क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे? वेंट ऑफ फैक्टर। और अब ये क्या बन गया? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस। मूविंग टू दी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज फोर्थ नंबर, एंड दैट वाज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग पाई से भी डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या था? पाई इज इक्वल टू मोल्स बाई वॉल्यूम इंटू आरटी। और इसी में सिर्फ आप आगे क्या मल्टीप्लाई कर दिए? आई मल्टीप्लाई कर दिए, और अब ये क्या बन गया? मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं? इससे आपका, अगर मैं कोशिश करता हूं इनको एक ही जगह पर अगर दिखा पाऊं आपको, तो शायद देखना संभव है। चारों का चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप एक साथ कुछ हद तक तो देख ही पा रहे हैं। लगभग चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे दी। पहले वाले में भी आपने आई इंट्रोड्यूस किया, सेकंड वाले में भी आई, थर्ड वाले में भी आई, और फोर्थ वाले में भी आई, और चारों जगह आई इंट्रोड्यूस कर दिया और आपका काम हो गया। डन। आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट है, लिखिए डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का। डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा इज इक्वल टू, राइट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
associated number of moles of electrolyte associated whole divided by total number of moles of the electrolyte divided by total number of moles of the electrolyte सिमिलरली दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये भी होता है, सिर्फ यहां पे एसोसिएटेड की जगह पे क्या आ जाएगा? डिसोसिएटेड आ जाएगा और फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissociated by total number of moles of electrolyte। इस प्रकार से आपका ये दो और फॉर्मूला बन गया। लास्ट दो फॉर्मूला और लिखिए, इसके बाद आपका हो गया। हेडिंग डालिए रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। रिलेशनशिप बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो आप रिलेशनशिप लिख रहे हैं किसके किसके बीच में? राइटिंग रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड अल्फा, क्योंकि दोनों के लिए अल्फा ही यूज करते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहां पे आप लिख लीजिए फॉर एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? लिखिए फॉर एसोसिएशन द फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू, फॉर एसोसिएशन द फॉर्मूला इज अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 whole divided by 1 by n minus 1 और for dissociation जो फॉर्मूला बनता है दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 whole divided by n minus 1, I minus 1 divided by n minus 1। अब मेरे मन में एक डाउट आएगा कि सर ये n क्या है? n is number of moles, लिखिए n is number of moles present after dissociation या association। n is number of moles after association or dissociation अब ये इससे भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। एक उदाहरण से ये समझ में आता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहीं पर एक इक्वेशन है CaCl2 is getting dissociated into calcium 2 plus twice of Cl minus। तो ये डिसोसिएट कर गया। ये क्या कर गया? डिसोसिएट कर गया। नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? 1 plus 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। n की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो n निकाल लेंगे ना। अच्छा अगर इसी का रिवर्स हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए Na प्लस Cl माइनस, ये क्या दे रहा है? Na दे रहा है, NaCl दे रहा है। तो ये दो मिलकर क्या कर गया? तो यहां पर n का वैल्यू क्या होगा? एसोसिएट किया, कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट किए? 2। तो यहां n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो दिस इज एसोसिएशन एंड दिस इज डिसोसिएशन। एसोसिएशन एंड दिस इज डिसोसिएशन। इस प्रकार से जितना भी
हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ना था, हमने सारा का सारा पढ़ लिया है। एक फॉर्मूला बस हम लिखवाना भूल गए आप लोगों को, जब क्योंकि 2020 में 2020 में एक क्वेश्चन पूछा है कि केबी का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ केबी, और केबी को बाकी सब चीजों के टर्म्स में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखिएगा तो शायद डायरेक्टली समझ में आएगा। मैं बोलता हूं आप क्वेश्चन ही बनाइए, सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि केबी क्या है। ये क्वेश्चन को आप लिखिए तो शायद आपको क्लैरिटी आएगा। राइट, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये एक क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इफ मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इफ molar enthalpy of vaporization of water at 373 Kelvin is 40.585 kilojoule mole inverse. If molar enthalpy of vaporization of water at 373 Kelvin is 40.585 kilojoule mole inverse. अब केबी में ये सारा चीज हम आपको नहीं पढ़ाए थे, तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, KB इज इक्वल टू MR TB नॉट का होल स्क्वायर। अगर आपने मास को, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रखा है तो नीचे क्या आएगा, 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला आपको लगाना है, वेयर M इज व्हाट, मोलर मास इन ग्राम। नंबर 2, R इज गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल के टर्म्स में। नेक्स्ट है टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, जिस भी पर्टिकुलर लिक्विड के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका वेपराइजेशन का टेम्परेचर है। दिस इज टेम्परेचर एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये हीट है और जिसकी वैल्यू आपको किस में लेनी है, जूल में लेनी है, जूल पर मोल में लेनी है। ठीक है, ऐसा आप करना है। अब इस सवाल में देखिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो केबी आपको निकालना था। केबी में एम की वैल्यू आप क्या ले लेंगे, 18 इंटू 8.314 इंटू 373 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, नीचे यहां डालेंगे 1000 इंटू, और डेल्टा एच वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है, 40.585 किलो जूल दिया है, पर आपको किस में लेना है, जूल में लेना है। तो जूल में लेंगे तो क्या करेंगे, उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1000 से आप उसको क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो आंसर आएगा 40.40585। अब ये जूल में आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसको जब आप सॉल्व किए तो आंसर आया 0.513 केल्विन पर मोलल, ये आपका आंसर आ गया। तो केबी फाइंड करने का डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर ये ना पढ़ाया जाए तो आपसे नहीं बनेगा। जैसे ये नहीं बनेगा, ऐसे ही केएफ फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसको भी लगे, हाँ तो इसके बगल में ही लिख दे रहा हूं ताकि आप कंपेयर भी कर लें और याद भी कर लें। केएफ का फॉर्मूला क्या होता है, केएफ इज इक्वल टू होता है MR TF नॉट का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच। यहां पे वेपराइजेशन था तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये एफ जो है कहां यूज करते हैं, फ्रीजिंग में, और फ्रीजिंग पे डेल्टा एच क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ना कि हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, जो शायद जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसको नहीं करवाया था। इससे आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आपका घर काम है सॉल्व एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल्स ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। क्या क्या, कुछ सवाल आप बना लीजिएगा केबी का डायरेक्ट कैलकुलेशन पर, कुछ केएफ के डायरेक्ट कैलकुलेशन पर, कुछ वेंट ऑफ फैक्टर का आई वाला जो कैलकुलेशन है, कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंक्लूडिंग आई को इंक्लूड करके भी तो अभी आपने 4 फॉर्मूला बनाया ना। जो अभी मॉडिफाइड फॉर्म जो आप लिखे हैं, इस मॉडिफाइड फॉर्म में भी तो आप
सारा पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। ये जो हमने ये 4 फॉर्मूला पढ़ा था अभी, इसके ऊपर भी तो क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिए आपसे डेल्टा टी एफ भूल जाए लेकिन आई भी निकलवा ले, तो पहले या तो क्वेश्चन में आई दिया हुआ होगा, नहीं तो आई निकलवा लेगा और फिर आपसे इसके अंदर से कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरह के कंबाइंड मिक्स वाले जो प्रॉब्लम है उसको आप अपने से कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा मेरे को पूछिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर आज यहां समाप्त हुआ। सॉल्यूशन जो कि हमारा पहला चैप्टर है यहां खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।